क्या आपको मालूम है कि अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि वो केआरके का औजार काटकर म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में टांग देंगे। और दूसरी तरफ एक बार अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान खान के हिट एंड रन वाले मैटर पर फुटपाथ पर सोने वालों के लिए भोग दिया था कि अगर कुत्ता सड़क पर सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा ना। खुद सल्लू भाई ने एक बार औरतों के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे डाला था कि उन्हें क्या, उनके डैडी जी, मेरा मतलब सलीम खान को पब्लिकली सबसे माफी मांगनी पड़ गई थी। यहाँ तक कि रणवीर सिंह, जिसे द ग्रीनेस्ट फॉरेस्ट का टैग मिला है, उसने अनुष्का शर्मा को लेकर नेशनल टीवी पर कुछ ऐसा बक दिया था कि अगर विराट कोहली भाई वहां मौजूद होते तो रणवीर को वहीं पर सूद देते। तो ये हैं टॉप 7 मोस्ट ऑकवर्ड बॉलीवुड इंटरव्यू मोमेंट्स। तो बिना किसी देरी के सीधा डाइव मारते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये किस्सा है मई 2015 का, जब सस्ती लेकिन एकदम कड़क फिल्में बनाने वाले अनुराग कश्यप पहली बार बॉलीवुड के एलिट क्लास वाले गैंग के साथ मिलकर फिल्म बनाते हैं बॉम्बे वेलवेट। पर मूवी के रिलीज होने से पहले ही केआरके, अनुराग कश्यप और करण जौहर की कह के लेनी शुरू कर देता है और अपने पूरे करियर में पहली दफा कुछ ऐसा कांड करता है जो उसने आज तक ट्राई नहीं किया था। केआरके ने अनुराग कश्यप को सीधा चैलेंज ठोकते हुए कहा होता है कि भाई अगर इसकी ये मूवी हिट हो गई ना तो इस बार अपना सामान ही कटवा लूंगा। केआरके ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे। हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये केआरके जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है। देखो, टकला होना या मूंछ मुंडवाना तक तो समझ आता है, लेकिन केआरके का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि उसने पहले से ही छोटे होने के बावजूद अपने बचे कुचे हथियार को ही दांव पर लगा दिया था। देखो, उस टाइम पर तो अनुराग कश्यप फुल सार्कास्टिक टोन में कह देते हैं कि हम लोग केआरके का सामान म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में सजाएंगे। एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये केआरके जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है। उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए। लेकिन 120 करोड़ जितना अनुराग कश्यप की पूरी फिल्मोग्राफी की फिल्मों का टोटल बजट भी नहीं रहा होगा। हाँ, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट्स को सिर्फ 18.5 करोड़ में ही निपटा लिया गया था। तो 120 करोड़ के भारी बजट में बनी बॉम्बे वेलवेट अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती और कश्यप के करियर की सबसे भयंकर डिजास्टर मूवी साबित हो जाती है और केआरके को अपना सामान कुर्बान करने से छुटकारा मिल जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। देखो, चाहे केआरके की छपरी हरकतों के चक्कर में पब्लिक उसे हल्के में लेती हो, पर 10 में से 8 बार उसकी प्रेडिक्शन एकदम सटीक बैठती है क्योंकि सुअर गंदगी को दूर से ही सूंघने में माहिर होता है। कहने का मतलब यह है कि फ्लॉप होने वाली मूवीज को केआरके एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर देता है क्योंकि कचरा फिल्में बनाने में उसका रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़ दे, ये बात उसे जरा भी हजम नहीं होती। वैसे 2 रुपए की बकवास फिल्मों का जिक्र आते ही आज जिस सुपरस्टार की शक्ल अपने आप दिमाग के कैनवास पर छप जाती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सल्लू भाई यानी सलमान खान है। मगर एक दौर वो भी था जब सलमान भाई टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी तगड़ी फिल्में दिया करते थे, लेकिन अपनी सबसे तगड़ी मूवी सुल्तान के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बक दिया था कि नेक्स्ट लेवल की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। तो ये बात है साल 2016 की, जब सलमान खान फुल फॉर्म में चल रहे होते हैं, उनका पीक एरा चल रहा होता है। रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो और एंड में सुल्तान। मतलब सलमान खान बैक टू बैक 8-10 ब्लॉकबस्टर फिल्में ठोक कर बैठे होते हैं और इतना ज्यादा काम कर करके सलमान भाई ऑलमोस्ट पक चुके होते हैं। आज वो फ्लॉप फिल्मों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन वो टाइम सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स का हुआ करता था। तभी सुल्तान मूवी के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में सलमान खान से सवाल किया जाता है कि सुल्तान के लिए आपने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली, जिम में अपनी बॉडी को तोड़ा और साथ में शूटिंग भी की, आपको ये सब एक्सपीरियंस करके कैसा फील हुआ? उस मोमेंट पर सलमान खान ने जो जवाब दिया होता है वो किसी ने भी उनसे सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठापटक होता है, दैट इज अनबिलीवेबल। सो इफ आई गॉट टू पिक अप 120 किलो पर्सन एंड ड्रॉप हिम डाउन, आई गॉट टू डू इट 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. सलमान खान बोलते हैं कि आई वॉज वॉकिंग लाइक अ रेप्ड वुमन। उनके इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर भयंकर बवाल मच जाता है। पब्लिक ने एक्स पर सलमान खान की कह के लेनी शुरू कर दी होती है। हैशटैग्स का ट्रेंडिंग जमाना होता है तो हैशटैग्स चलने लगते हैं कि हैशटैग इनसेंसिटिव सलमान। अपनी भयंकर ट्रोलिंग होते देख सलमान भाई एकदम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उन्होंने तो खुद आकर कुछ सफाई नहीं दी होती, लेकिन बाद में उनके डैडी सलीम खान को आकर अपोलोजाइज करना पड़ता है। उन्होंने कहा होता है कि द इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग, नेवरदिलेस आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली, हिज फैंस एंड हिज फ्रेंड्स। इस पूरे इंसिडेंट में पॉजिटिव बात यह निकलती है कि पब्लिक भले ही सलमान खान को गालियां दे रही हो, लेकिन मूवी को लेकर कोई खास नेगेटिव कैंपेन नहीं चलाया जाता और सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो जाती है। वैसे भी डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है और फुटपाथ पर तो हम सभी चलते हैं। देखो, हिट एंड रन वाले केस को लेकर चाहे मीडिया, सरकार और पब्लिक सब सलमान के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य ने इस पर कुछ ऐसा कांड कर दिया था, मतलब उन्होंने आग में घी डालने का नहीं बल्कि सीधा पेट्रोल छिड़कने वाला काम कर दिया था।
अभिजीत भट्टाचार्य ने हिट एंड रन में सलमान को डिफेंड किया। तो ये मैटर है सुल्तान रिलीज होने से 1 साल पहले यानी 2015 का, जब सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुना दी जाती है। उस मोमेंट पर अभिजीत भट्टाचार्य ट्विटर पर 8-10 ट्वीट्स पेल देते हैं और वो सिर्फ ट्वीट्स नहीं होते, उन्होंने लिटरली सीधा जहर उगला होता है। और सुरीली आवाज वाले अभिजीत ने ट्वीट करके ज्ञान दिया होता है कि रोड्स आर मींट फॉर कार्स एंड डॉग्स, नॉट फॉर पीपल स्लीपिंग ऑन देम। एट बीइंग सलमान खान इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। दूसरे ट्वीट में ये बंदा लिखता है कि कुत्ता रोड पे सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा ना, रोड्स किसी गरीब के बाप की नहीं है। आई वॉज होमलेस फॉर अ ईयर, नेवर स्लेप्ट ऑन रोड। और तो और बाद में नेशनल टीवी पे आकर ये बंदा खुद के स्टेटमेंट्स को सही ठहराने की कोशिश भी करता है। When you tweet, so you forget the sense, क्योंकि that is a very limited space. That is hardly you can just complete one sentence. मेरा सेंटेंस ये था, it is for the dignity of being human being. आप एक ह्यूमन होके आप कुत्ते की तरह क्यों मरोगे? That is my message. इसको कोई that's why I did it in हिंदी, क्योंकि there is no pass like in English में ऐसा है नहीं। फिर कुछ सालों बाद जाकर एक इंटरव्यू में अभिजीत ने पलटते हुए बोला होता है कि एक्चुअली उन्होंने सलमान को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि ये तो एक जनरल सी बात थी कि अगर कोई सड़क पर सोएगा तो कोई भी पियक्कड़ या केयरलेस ड्राइवर उस पर गाड़ी तो चढ़ा ही देगा ना। अभिजीत भट्टाचार्य का एक्सक्यूज था कि उनका पॉइंट सिस्टम और सिचुएशन को हाईलाइट करना था, ना कि सलमान को प्रोटेक्ट करना। पर पब्लिक ने उसे सलमान भाई का सपोर्ट समझ लिया। देखो, किसी को सपोर्ट करना एक अलग चीज है, बट किसी गरीब की मौत का मजाक बनाना और ये कह देना कि कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा ना, मतलब एक बंदे ने अभिजीत भट्टाचार्य को एकदम कड़क बात बोली थी कि आपकी आवाज में बड़ी सादगी है अभिजीत भट्टाचार्य जी, लेकिन आप आदमी बड़े सुअर हो। देखो, वैसे भी जब किसी के करियर की नैया डूबने लगती है तो कोई पीआर वालों का सहारा लेता है, कोई फालतू की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, कोई बकवास ट्वीट्स पेलने शुरू कर देता है, तो कोई सीधा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है। अब तक तो आप लोग इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझ ही गए होंगे और ये भी गेस कर लिया होगा कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। जिन्होंने गेस कर लिया है उन्होंने एकदम परफेक्ट पकड़ा है। मैं कंगना रनौत के बारे में ही बात कर रहा हूँ। देखो, आप सबने ये कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ धूप वहाँ छाँव। ठीक वैसे ही जहाँ कंट्रोवर्सीज वहाँ अपनी कंगना जी। वैसे अगर इनकी कंट्रोवर्सीज पर डीप डाइव मारने बैठे हैं तो बचा हुआ पूरा साल 2026 ही निकल जाएगा। लेकिन साल 2020 में एसएसआर केस के बाद जब टाइम्स नाउ पर ड्रग्स यानी कि वो सफेद पाउडर और उसके इफेक्ट्स को लेकर डिबेट चल रही होती है, तो उसी इंटरव्यू में अचानक से पता नहीं कंगना जी के दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा होता है कि वो ऑल ऑफ अ सडन कांग्रेस लीडर और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के लिए कुछ ऐसा बक देती हैं। मतलब कंगना एकदम बड़ी लकड़ी लेने वाला कांड कर देती हैं। वो उर्मिला मातोंडकर को ऑन कैमरा सीधा सॉफ्ट स्टार डिक्लेयर कर देती हैं। Even Urmila Matondkar, she is a soft porn star. बाद में ये चीज समझ आती है कि कंगना इसलिए इतनी भड़की हुई होती है क्योंकि उर्मिला मातोंडकर ने उनके स्ट्रगल और उनके बयानों का मजाक उड़ाया था। अब कंगना का ये भी कहना होता है कि अगर उर्मिला जैसी एक्ट्रेस को उनके काम के बावजूद पॉलिटिक्स में एंट्री मिल सकती है तो भला मुझे क्यों नहीं। बट कंगना के इस भयंकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद स्वरा भास्कर से लेकर अनुभव सिन्हा, पूजा भट्ट, फराह अली खान, आरजीवी, मतलब इंडस्ट्री के काफी सारे लोग उर्मिला मातोंडकर के फुल सपोर्ट में उतर आते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बॉलीवुड कंगना के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इन सब के बाद भी कंगना जी अपने स्टेटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटती हैं। वो सनी लियोनी का रेफरेंस देते हुए बोलती हैं कि आखिर मैंने गलत क्या कहा। देखो, आज के टाइम में सनी लियोनी कितनी रेस्पेक्टेड है। Soft porn या porn star, is it an objectionable term? No. It is not an objectionable term. It is not. See, there is a word which is not acceptable socially. हमारे देश में जितना porn star को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अब देखो यार, गलत को सही और सही को गलत साबित करना तो एक अलग चीज है, लेकिन बॉलीवुड में मुंह पर एकदम कड़क जवाब और एक्स्ट्रा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अगर किसी को जाना जाता है तो वो अपने एसआरके ही हैं। लेकिन एक बार एक इंटरव्यू के दौरान एसआरके को भी कुछ ऐसी चुभने वाली बातें बोली जाती हैं कि वो सिर्फ भड़कते ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इंटरव्यूअर को कूटने वाले ही होते हैं। तो ये मैटर है आज से पूरे 20 साल पहले का। साल 2006 में डॉन मूवी के प्रमोशन के टाइम पर एसआरके एक इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर प्रभु चावला उनसे एकदम आड़े तिरछे सवाल दागने शुरू कर देता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है एक ऐसे खतरनाक शख्स की जिसकी इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है और उसका नाम है बादशाह बॉलीवुड शाहरुख खान। आप बहुत खतरनाक है भाई। नमस्कार, मैं आपसे कम खतरनाक हूँ। मेरे से खतरनाक? मेरे तो कोई इंतजार ही नहीं करता। आपकी तो पुलिस इंतजार कर रही है, लड़कियां भी करनी है। मेरे तो चारों तरफ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी खतरनाकियत किसी को पता ही नहीं है, तो इसलिए कोई इंतजार नहीं कर रहा। आपने अच्छी छुपा रखी। अच्छा, छुपा रखा। मेरे को छुपाने के लिए आपसे सीखनी पड़ेगी। बहुत कुछ छुपा लेते हैं आप भी। उसी बात में आपने जो आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं शाहरुख, आपने डॉन भी बन लिए, आप अपने देवदास भी बन लिए, अशोका भी बन लिए, अलविदा भी कह दी। जिंदगी की एक दौड़ खत्म हो गई, एक दौर खत्म हो गया। अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या कर रहा हो? कुछ सोच रहे होंगे कि क्या करना है, या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना है? नहीं, अब तो लड़कियां पीछे पीछे भागेंगी। आपकी उम्र में लड़कियों के आगे पीछे भागना पड़ता है, मेरी उम्र में तो लड़कियां पीछे भागती हैं। और आई थिंक पर मैं इसके पीछे फिलॉसफी, क्योंकि शाहरुख खान को जरूरत क्यों थी
क्या प्रूव करना चाहते थे आप कि मैं अमिताभ बच्चन से अच्छा हूं ना, तो खुद ही आपको भाषा डिक्लेयर तो आपका यह है कि अभी आप अलविदा फिल्म इंडस्ट्री को नहीं कहने वाले। मैं देख रहा हूँ शुरू से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, आप यही कोशिश कर रहे हो कि अब आप क्या करेंगे, आप कहना चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा। देखो प्रभु चावला ने एसआरके को ट्रिगर करने की अपनी तरफ से फुल कोशिश की होती है, बहुत सारे बेतुके और उलझुल सवाल भी फेंके होते हैं, लेकिन एसआरके अपनी विट और किलर ह्यूमर से पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। एसआरके बाद में ऑकवर्ड फील करने के बजाय सीधा इंटरव्यूअर की ही फिरकी लेने लगते हैं। कई सारे लोगों ने इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में ये तक लिखा होता है कि कन्वर्सेशन बिकम्स रियली ऑकवर्ड व्हेन द यंगर पर्सन इज मोर मैच्योर। तो काफी पब्लिक ने एसआरके के इस नेक्स्ट लेवल सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ की होती है। बट यार हर किसी के पास एसआरके के लेवल का ह्यूमर तो नहीं होता ना। कुछ लोग तो बीच इंटरव्यू में ही अपने इंटरव्यूअर के ऊपर बुरी तरह भड़क कर चिल्लाने लग जाते हैं। एक्चुअली शाहीन भट्ट की बुक लॉन्च के टाइम पर सीन कुछ ऐसा होता है कि उनकी बुक का टाइटल होता है आई हैव नेवर बीन हैप्पियर, जिसमें वो अपने डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ वाले स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात कर रही होती हैं। इस बुक के लॉन्च इवेंट पर पूरी की पूरी भट्ट फैमिली, महेश भट्ट, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, ये सब के सब मीडिया वालों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तभी एक जर्नलिस्ट बीच में टोक कर सवाल पूछ लेती है कि शाहीन जैसे लोग हमारी सोसाइटी में कैसे फिट बैठते हैं, या फिर फिट होने के प्रोसेस को किस नजरिए से देखते हैं। बस इसी सवाल पर महेश दल्ले, अरे सॉरी मेरा मतलब महेश भट्ट बुरी तरह भड़क जाते हैं और उन्होंने बहुत ही लाउड आवाज में अपना रेंट करना शुरू कर दिया होता है। So you don't really want answers. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers and they impose those answers with the butt end of a gun. वहाँ बैठी आलिया भट्ट विजुअली काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं और पूरी की पूरी सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड बन जाती है। आलिया बार बार उन्हें शांत करने की ट्राई करती हैं, हाथ से छुपके से सिग्नल्स भी पास करती हैं और बीच बीच में ये भी बोल रही होती हैं कि पापा इज नॉट अलाउड टू टॉक, आई वार्नड यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't follow the things that you pretend to preach to them. बट अपने महेश चाचा किसी की कहाँ सुनने वाले हैं, उनके दिमाग में जो छपता है वो बस वही कांड करते हैं। अब देखो यार, जब ऑकवर्ड मोमेंट्स की बात छिड़ी हो और कांड विद करण का जिक्र ना आए, ऐसा भला कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे ही एक बार अपनी चुगली चाची के काउच पर दो गेस्ट आते हैं, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे, और वहाँ करण जौहर उनसे इतनी ज्यादा चीप और गलीज बातें करता है कि पूछो मत। चलो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये मैटर है कॉफी विद करण सीजन 7 के एपिसोड 4 का, जहाँ विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे बतौर गेस्ट बनकर पधारते हैं। शो में आगे बढ़कर करण सीधे विजय से पूछ लेता है कि व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट सेक्स। ऑब्वियस सी बात है कि विजय ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वो फनी वे में रिप्लाई करते हैं कि अबाउट द मिशन। बट अनन्या थोड़ा सा पॉज लेने के बाद उसके रिप्लाई में छपरी स्माइल के साथ कहती हैं मे बी टुडेज मॉर्निंग। When did you last have sex? Is there no abort? When did you last have sex? When did you last have sex? It's fine. Today morning. बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है। ये बहन का मीठा लड्डू यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगाता है। जरा इसका अगला सवाल सुनो। Have you ever been in a threesome? No. Would you want to be in a threesome? मैं सच्ची बता रहा हूँ, थ्रीसम के बहाने ये झोपड़ी वाला अपनी खुद की ही सेटिंग भिड़ाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। खैर यार भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, एकदम इत्तू सी भी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करके जरूर आगे पुश करना। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।